नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी के नए होने वाले अध्यक्ष नितिन नबीन पर बात करेंगे, जिन्हें अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। 14 दिसंबर की रात नितिन नबीन के नाम की घोषणा होती है और 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की जहरीली हवा को छोड़ जॉर्डन जा पहुंचते हैं। अगर आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, तो कम से कम इसमें होनी चाहिए कि जिस पार्टी के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा है, उसका होने वाला नया अध्यक्ष कौन है। इसी तरह से बीजेपी का फंड बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बीजेपी का अध्यक्ष रिजर्व बैंक की तरह गवर्नर कहलाने लग जाएगा। गोदी मीडिया में जिस तरह से नितिन नबीन का परिचय गढ़ा जा रहा है, उनकी खूबियों का खनन किया जा रहा है और खनन के बाद प्रोसेस कर सोने की तरह चमकाया जा रहा है, नितिन नबीन को भी पता होगा इन सब को कितनी गंभीरता से लेना है। दम लगा लगा कर बताया जा रहा है कि जो चुना गया है वह बेजोड़ है, लेकिन जो नहीं चुना गया या कौन और हो सकता था, उसकी बात जिस तरह से बंद है, उसी से अंदेशा होता है कि बीजेपी को समझने और कवर करने वाले पत्रकारों की कलम में किसी ने उतनी ही स्याही डाली है जिससे वे केवल और केवल नितिन नबीन की तारीफ ही लिख सकें। सवाल है कि क्या बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता, समर्थक, नेता गोदी मीडिया के इस महिमा मंडन से संतुष्ट हैं या उनके मन में तरह तरह के सवाल मंडरा कर कहीं किसी बेचैनी की तरह कुंडली मारकर जमा होते जा रहे हैं। आज बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को पता चल रहा होगा कि देश में आजाद प्रेस की कितनी जरूरत है। राजनीतिक दलों को भी मीडिया की जरूरत होती है जो उनकी पार्टी के बारे में सही जानकारी दे। बीजेपी के समर्थक भले ना कह पाएं, मगर महसूस तो करते होंगे कि काश बीजेपी को कवर करने वाले पत्रकारों में दम होता। वे यह सवाल उठा पाते कि क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता कि रणजी के खिलाड़ी को सीधे राष्ट्रीय टीम का कप्तान बना दिया जाए। जिस तरह से नितिन नबीन के छत्तीसगढ़ के प्रभारी और वहां मिली जीत को बार बार उभारा जा रहा है, बीजेपी में ऐसे कितने ही नेता होंगे जिनके प्रभारी रहते बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन उनका नाम तो कहीं नहीं आया। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता वाकई मानते हैं कि वोटर लिस्ट 10,000 रुपए बांटकर, ईडी सीबीआई लगाकर, गोदी मीडिया लगाकर, सवालों को दबाकर चुनाव नहीं जीता जा रहा है, प्रभारी चुनाव जितवा रहा है? क्या बीजेपी की कवरेज में मोदी और शाह के अलावा किसी और के लिए जगह बची है? कवरेज ही नहीं, क्या किसी और नेता के पास अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता इस दौर में है, या सारे फैसलों में मोदी शाह की ही प्रशंसा हो रही है? नितिन नबीन के कवरेज ने पहली बार इसका एहसास दिलाया है कि बीजेपी को भी स्वतंत्र प्रेस की जरूरत है, जो कि भारत में अब नहीं है। अगर होता तो वह एक अध्यक्ष के चुने जाने के पीछे पार्टी के भीतर बन रहे समीकरणों, चुप्पियों और बेचैनियों को कह पाता, जिससे कार्यकर्ताओं को पता चलता कि उनकी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है। सत्ता के शिखर पर बहुत कुछ होता है, एक नाम के चुने जाने के पीछे कईयों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, कईयों को हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया जाता है। बहुत से लोग जो खुद को घोड़ा समझते रहते हैं, रेस में आगे नजर आते हैं, अचानक से रेस का ट्रैक ही बदल दिया जाता है और वे और उनका घोड़ा खुले मैदान में दौड़ते रह जाते हैं। कोई नया प्यादा आता है जिसे लोग घोड़ा घोड़ा पुकारने लग जाते हैं। मतलब इस वक्त कोई धर्मेंद्र प्रधान को भी याद नहीं कर रहा, जिनकी प्रोफाइल हर चुनाव से पहले बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती है। बताया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान को कहां प्रभारी बनाया गया है। जब बिहार के प्रभारी बनाए गए तब याद दिलाया जाने लगा कि 2010 में बिहार के प्रभारी बने थे, तब बीजेपी का प्रदर्शन शानदार हुआ, इसलिए 2025 में बनाए गए। प्रधान के बारे में खूब खबरें छपी कि उन्होंने प्रभारी के रूप में कई राज्यों में चुनाव जिताए। यूपी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का जिक्र आया। इतने सारे चुनावों में जीत का श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को देने वाले कई अखबारों के पत्रकार ही उन्हें भूल गए। उन्हें हैरानी भी नहीं हुई कि प्रधान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। यहां तक कि घोषणा होने से पहले भी प्रधान के नाम को लेकर खास चर्चा मीडिया में नहीं आई।
इस बारे में सवाल तक नहीं पूछा गया कि प्रधान के नाम पर चर्चा क्यों नहीं है। 2014 से 21 के बीच पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए धर्मेंद्र प्रधान कितनी बार ओडिशा की यात्रा करते रहे, सभाएं करते रहे। अगर आप उसका रिकॉर्ड निकालेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री का सपना कभी कभार बाय द वे हवाई यात्रा के दौरान तो देखा ही होगा, लेकिन जब पहली बार वहां बीजेपी को सत्ता मिली तो धर्मेंद्र प्रधान सीएम नहीं बनाए जाते हैं। बिहार की प्रचंड जीत के बाद स्लाइटली लगा होगा कि बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, मगर नहीं बनाए गए। अच्छी बात है कि पत्रकार भी प्रधान नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को बुरा लग सकता है और प्रधान भी अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे, वरना उनके गम का हाल दिल्ली की हवा की तरह हो जाएगा। बातें होंगी, कहीं खबरें भी छपेंगी, लेकिन उनका मुद्दा 2 मिनट में गायब हो जाएगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि ईडी का भय बीजेपी के भीतर भी व्याप्त है, इसलिए बगावत छोड़िए, शिकायत या सिसकी भी मुमकिन नहीं है। यह समझ नहीं आता कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच भी चुनाव हुआ। आज तक लिखा जाता है कि थरूर का चुनाव क्यों नहीं हुआ। इस तरह का अफसोस बीजेपी के सिस्टम को समझने वाले पत्रकारों को नहीं होता है। हो जाएगा तब उन्हें जीवन भर का अफसोस होने लग जाएगा कि थरूर के चक्कर में धर्मेंद्र प्रधान के बारे में ज्यादा क्या लिख दिया, नौकरी भी चली गई या व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिए गए। लेकिन बीजेपी के नेता भी धर्मेंद्र प्रधान या ऐसे किसी अन्य दावेदार के बारे में नहीं बोलेंगे। किसी ने तब नहीं बोला कि वसुंधरा राजे कैसे गायब कर दी गई, पर्ची से निकले भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद गायब हो गए, चुस्त दुरुस्त दौड़ते भागते आज भी दिखते हैं, फिर भी जनरेशन का नाम देकर उनका हाल बीमार बुजुर्ग सा कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान मुस्कुराते रह गए। जब सबका पत्ता कट रहा था तब धर्मेंद्र प्रधान अपना पत्ता चल रहे होंगे, अब उनका कट गया तो उनका पत्ता कौन चलेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कांग्रेस में दिखावे के लिए ही सही चुनाव तो हुआ, लेकिन बीजेपी में दिखावे के लिए वह भी नहीं हुआ। अध्यक्ष पद की चुनावी प्रक्रिया के होते हुए नितिन नबीन का चुनाव कैसे हुआ, इसे लेकर सब खुद ही लिख रहे हैं कि मोदी शाह ने नबीन को चुना, यानी बीजेपी के अपने सिस्टम ने नहीं चुना, या अगर किसी सिस्टम से कई लोगों के बीच चुना गया तो उसकी कोई जानकारी प्रमुख रूप से नहीं आई। तरह तरह के विशेषण लाए गए कि जनरेशन शिफ्ट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद शिफ्ट होने वाले हैं, उससे पहले पार्टी में जनरेशन शिफ्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से कोई लगाव नहीं है, बस उनके उदाहरण से यह बताने का प्रयास किया कि क्या बीजेपी को कवर करने वाले पत्रकारों को पता ही नहीं था कि किस किस का पत्ता कटा है, किस किस के नाम पर विचार हुआ है। अचानक एक नाम आता है और उसी की तारीफ में विशेषणों और उपमाओं से पुल बांधे जाने लगते हैं। खोज खोज कर हाईलाइट किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का श्रेय नितिन नबीन को जाता है। नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, उसका इनाम 2 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिया जा रहा है। बिहार में बीजेपी ने सुशील मोदी के बाद ताराकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया। इतने योग्य लोगों की सूची में अध्यक्ष बनने के योग्य नितिन नबीन का कभी ध्यान नहीं आया या डिप्टी सीएम उन्हें नहीं बनाया गया। जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं तो कभी नितिन नबीन को भी चांस मिल ही सकता था। नितिन नबीन कई साल से मंत्री तो हैं बिहार में, उनके किसी काम की चर्चा हमने 2-4 प्रोफाइल पढ़ी है, उसमें नहीं मिली। जो लिंक भेजा जा रहा है उस लिंक को क्लिक करने पर विकिपीडिया का पेज खुल जाता है। कब से कब विधायक बने, मगर मंत्री रहते हुए उनके काम का पर्याप्त ब्यौरा नहीं मिलता। अमित शाह पूरे बिहार चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने की बात करते रहे। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने जो पहले से थे ही। पूरे चुनाव में नितिन नबीन की चर्चा तक सुनाई नहीं दी कि वे बिहार चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की ही चर्चा सुनाई देती रही। अचानक से सारी खूबियां नितिन नबीन में खोज ली गई हैं। उन्हें डार्क हॉर्स बताया जाने लगा है। क्या नड्डा डार्क हॉर्स साबित नहीं हुए? जेपी नड्डा से याद आया, उनकी बात नहीं हो रही। उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनकी कौन सी रणनीति ने बीजेपी को बदल दिया, इसकी चर्चा दिखी नहीं। वैसे भी मैं कहां से सारी खबरों और चर्चाओं को देखने पढ़ने का दावा कर सकता हूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हो सकता है जब अगले साल जनवरी में नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चार्ज नितिन नबीन को देंगे तब उनके बारे में प्रोफाइल छपेगी और आपको उनके बारे में कुछ नया पता चलेगा कि नड्डा ने अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को कैसे चलाया, पार्टी को कहां पहुंचा दिया, कहां कहां जीत दिलाई। जब अध्यक्ष बने तब हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके बारे में लिखा था, ही इज ए सिंबल ऑफ डायनेमिज्म, परसिवियरेंस, सोब्राइटी एंड मैच्योरिटी। हटने के बाद देखते हैं क्या इन विशेषणों को दोहराया जाता है। डायनेमिज्म का कुछ तो उदाहरण अखबार वाला लिखेगा ही। 2020 में जब जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने तब मीडिया ने जोर जोर से बताया कि बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने से पहले जेपी नड्डा 2019 के लोकसभा चुनावों में यूपी के इंचार्ज थे, तब बीजेपी को 62 सीटें आईं। क्या कभी गोदी मीडिया के बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार नड्डा को चाणक्य कह पाएंगे? आपको लगता है कि नितिन नबीन को चाणक्य कहा जाएगा? 2014 में नड्डा मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल की सरकार में मंत्री रहे। 59 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस समय उनकी उम्र 65 साल के आसपास होगी। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो चुके हैं। उनकी उम्र पर कोई नहीं बोलता कि आप हटिए, बीजेपी में जनरेशन शिफ्ट होना है। 75 साल का नेतृत्व ठीक है, लेकिन 75 साल के अध्यक्ष बनते ही पार्टी में जनरेशन शिफ्ट की तैयारियां दिखाई जा रही हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हुए, 3.5 महीने भी नहीं हुए, गोदी मीडिया इन बातों को भूल गया। क्या नितिन नबीन के आने से मान लिया जाए कि 60-61 साल की उम्र वाले नेताओं का गेम ओवर हो गया? ऐसा नहीं है। पार्टी में लोग सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। अध्यक्ष भी चाहता है मंत्री बने। अध्यक्ष रहते हुए भी नड्डा 2024 के चुनाव के बाद स्वास्थ्य व केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री बनाए गए। सत्ता की छाया उस धूप की तरह है जो सूरज के उगने और डूबने के साथ साथ बड़ी छोटी होती रहती है। हमारा सवाल है कि इतनी तारीफ हो रही है बीजेपी सिस्टम की, नए अध्यक्ष के चुने जाने की, कार्यकर्ता को सम्मान मिलने की, तो पुराने की विदाई पर भी वही तारीफ होनी चाहिए? क्या बीजेपी के महान सिस्टम के शिखर पर रहते हुए नड्डा का कार्यकाल कोई युग कहा जाएगा, जिसके बाद लाखों कार्यकर्ताओं को लगे कि नितिन नबीन के आने से नया युग आएगा, नवीन युग आएगा? क्या नड्डा को महान अध्यक्ष बताने के लिए 1-2 प्रसंग भी गोदी मीडिया को मिलेगा? ना मिले तो मेरा एक सुझाव है, नड्डा के व्यवहारिक व मानवीय गुणों का बखान करना चाहिए। जैसे नड्डा जी पत्रकारों से मिला करते थे, चाय पिलाते थे, बहुत अच्छे अध्यक्ष थे, फोन उठा लेते थे, व्हाट्सएप पर जवाब देते थे, सुबह जल्दी जाग जाते थे, देर रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते थे। इन सब मानवीय व व्यवहारिक गुणों के बिना आजकल कोई मानव होता भी नहीं। नड्डा जी तो खैर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यह सब लिखा जा सकता है। मतलब कुछ तो योगदान होगा उनका। 2023 से विस्तार पर चल रहे थे, उनकी बराबरी का कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा था। तस्वीरों में भले नड्डा मोदी शाह के बराबर नजर आते रहे, मगर बराबर कभी लगे नहीं। उन्हें कभी सत्ता के केंद्र के रूप में नहीं देखा गया। कभी कभार प्रधानमंत्री के रास्ते में आ जाने पर हटाए जाने का वीडियो आया, लेकिन नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष होते हुए भी सत्ता के केंद्र से दूर नजर आए। यह भी सच है कि उनके किसी बयान से नहीं लगा कि अध्यक्ष होकर भी अध्यक्ष नहीं। अगर ऐसा कुछ गम था तो नड्डा ने ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं कहा। नड्डा में भी वही अनुशासन, सहनशीलता और पार्टी के प्रति निष्ठा है जो धर्मेंद्र प्रधान में है और वही नितिन नबीन में है। क्योंकि मुझे बीजेपी की आंतरिक जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं बता सकता कि रैलियों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी की मांग ज्यादा रहती है या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। कभी सुना नहीं कि जेपी नड्डा के भाषण ने रैली का माहौल बदल दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं थे। अगर आपको किसी लेख में बीजेपी की जीत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को श्रेय दिया जाता हुआ दिखाई दे तो वह लेख मुझे भी दीजिएगा। यह वीडियो लंबा होना ही था। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि गोदी मीडिया क्या करता है। हमारा यह वीडियो बीजेपी पर कम है, उस मीडिया पर ज्यादा है जो बीजेपी के लिए गोदी मीडिया बन गया। अब उसके कवरेज से क्या बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को सही जानकारी मिल रही है, इस पर हमारा कवरेज है।
गोदी मीडिया में चुनावी कवरेज के दिन क्या होता था याद कीजिए। जब जब बीजेपी हारती थी, वैसे कम ही हारती थी, लेकिन तब तब हारने के वक्त चैनलों पर नड्डा जी की तस्वीर लगा दी जाती थी। जैसे ही बीजेपी जीतने लगती थी, नड्डा जी की जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा दी जाती थी। नड्डा को गोदी मीडिया ने हार का चेहरा बना दिया। नड्डा ने गोदी मीडिया से इसकी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि पार्टी वह नहीं जिसके अध्यक्ष हैं, पार्टी कहीं और है, मैनेजमेंट के तंत्र में है, जिसका हिस्सा गोदी मीडिया भी है। यही समझना होगा कि पार्टी केवल संगठन में अब नहीं होती, पार्टी कहीं और भी होती है। कहने के लिए कहा जाता है कि कार्यकर्ता पार्टी चला रहा है, मगर चलाने का श्रेय गोदी मीडिया को भी देना चाहिए, उन उद्योगपतियों को भी देना चाहिए जो करोड़ों का चंदा देते हैं और सरकार अपने लिए चलाते हैं। पार्टी सिस्टम में कार्यकर्ता का होना एक भ्रम का होना है। हम और आप जिस बीजेपी को देख रहे हैं वो है तो बिल्कुल साक्षात भी है, उसके लाखों करोड़ों सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी का पावर अब पार्टी से बाहर के सिस्टम में है, जिसके बारे में कार्यकर्ता को भी पता नहीं होता। इससे अगर आप अनजान बने रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। पार्टी में कार्यकर्ताओं की हालत भी वही है जो देश में वोटर की है। उसकी मेहनत और जनता का वोट, दोनों का नतीजों से कोई संबंध नहीं होता। नतीजे कहीं और से, किसी और तरीके से तय किए जाते हैं। गोदी मीडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के रहते अध्यक्ष पद का कितना प्रभाव रह गया है। नितिन नबीन को भी समय मिलना चाहिए और मिलेगा भी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे, लेकिन उनसे यह उम्मीद करना कि वे कॉरपोरेट के दम पर चलने वाली बीजेपी को बदल देंगे, सही नहीं है। उन कंपनियों को ठेके दिए जाने का विरोध करेंगे जिनसे बीजेपी को चंदा मिलता है और चंदा मिलने के बाद ठेका दिया जाता है। क्या बीजेपी में कोई नई नैतिकता का युग आने वाला है? चूंकि जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, तो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता यह भी देखने जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने फैसलों को नए जनरेशन पर छोड़ने के लिए नितिन नबीन का चुनाव किया है? जनरेशन शिफ्ट की बात मीडिया बता रहा है, तो उसी से सवाल है कि उसके कवरेज में जनरेशन शिफ्ट होगा या नितिन नबीन नए नड्डा बना दिए जाएंगे। 2014 के बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नए नए चेहरे आजमाए गए और उन सभी को जनरेशन शिफ्ट की तरह दिखाया गया, जैसे रघुबर दास, मनोहर लाल खट्टर, बिप्लब देव, बीरेन सिंह, जयराम ठाकुर, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। अब उनकी जगह मोहनलाल यादव, भजन लाल शर्मा, नायब सिंह सैनी और रेखा गुप्ता ने ले ली है। ये चारों आपको किस जनरेशन के प्रतिनिधि लगते हैं? 90 के दशक के नेता की तरह लगते हैं या जेनजी के दौर के लगते हैं? गोदी मीडिया जब बार बार जनरेशन शिफ्ट की बात कर रहा है, उसे बताना चाहिए कि क्या शिफ्ट हो रहा है। क्या ये सारे शिफ्ट अमित शाह को पीएम या योगी को सीएम से हटाने के लिए हो रहे हैं? इसकी चर्चा दबी जुबान में क्यों हो रही है? अगर इस काम के लिए यह सब हो रहा है तो बीजेपी में फिर नया क्या हो रहा है? हर समय जनरेशन शिफ्ट की बात होती है। रेखा गुप्ता भी जनरेशन शिफ्ट के तहत पेश की जाती हैं और भजन लाल शर्मा भी। जनरेशन शिफ्ट करने के नाम पर लाए गए इन नेताओं ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन सा फैसला लिया जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये नए जमाने के नेता हैं, जनरेशन शिफ्ट हो गया है? बीजेपी की राजनीति में जो केंद्रीकरण हुआ है, उसे लेकर बीजेपी को कवर करने वाले पत्रकारों ने कोई आलोचना की है? आलोचना छोड़िए, कभी किसी तीसरे नाम को जगह दी गई है? फिर नितिन नबीन को जनरेशन शिफ्ट का प्रतीक दिखाकर किसे बहलाया जा रहा है? एक और बात समझिए, इसका कोई मतलब नहीं कि बीजेपी में कौन फैसला करता है। आज के समय में जब चुनाव आयोग का फैसला भी बीजेपी का फैसला लगता है, तब यह सवाल बेकार हो जाता है। जो पार्टी सरकार में होती है उसके अध्यक्ष का प्रभाव थोड़ा तो कम हो जाता है, प्रधानमंत्री का कुछ ज्यादा हो जाता है। अध्यक्ष पद की क्या हैसियत है हम नहीं जानते, लेकिन यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के एक बयान से पता चलता है कि उनकी नजर में अध्यक्ष का रोल क्या है। पंकज चौधरी का यह बयान दैनिक जागरण में छपा है, उसी से पढ़ रहा हूं।
प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद पंकज चौधरी ने कहा कि वह प्रदेश संगठन में रूल करने नहीं बल्कि रोल अदा करने आए हैं। आदेश देना ही नेतृत्व नहीं है। उन्होंने कहा, मैं कार्यकर्ताओं की सुनूंगा, उनके लिए लड़ूंगा और मरूंगा। संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय मेरे 4 मूल मंत्र हैं। उन्हीं की सरकार है, योगी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जैसे वो विपक्ष में हैं। लेकिन उनकी दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब वे कहते हैं आदेश देना ही नेतृत्व नहीं है। आदेश देना नेतृत्व नहीं है, सही बात है, कितनी ईमानदार बात है। जब आप फैसला ही नहीं लेंगे तो आदेश कहां से देंगे, कैसे देंगे? किसी भी आदेश पर पहुंचने से पहले की प्रक्रिया फैसले की होती है। यह बात गोदी मीडिया नहीं कह सकता, मगर पंकज चौधरी ने अपनी तरफ से कह दी। फैसला और आदेश से अलग कोई अध्यक्ष और क्या करेगा, यह मैं भी जानना चाहता हूं। संवाद करेगा, उसके बाद क्या करेगा? बैठक करेगा, उसके बाद क्या करेगा? फैसला करेगा, आदेश देगा या कुछ नहीं करेगा? संवाद ही करता रह जाएगा। लेकिन पंकज चौधरी ने कहा कि आदेश देना ही नेतृत्व नहीं है। बीजेपी सन्न है या गदगद है, बीजेपी के नेता बोल नहीं पाएंगे। यह कांग्रेस नहीं है कि आपको थरूर होने की इजाजत मिल जाए, आप स्वतंत्र बात कहने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। यह बीजेपी है। यहां जो 2 लोग कहेंगे वही पार्टी कहेगी, वही गोदी मीडिया दोहराएगा और पार्टी जो कहना चाहती है वही खबरों में भी छापा जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहना चाहते हैं वो अपनी बात भीतर रखेंगे। नितिन नबीन के चुनाव के बाद आपको फर्जी खबरों से अब मुक्ति मिल जाएगी, जो 2023 से ही छप रही थी। 2 साल से बीजेपी के नए अध्यक्ष की तलाश को लेकर कितनी खबरें छपी, उन्हें अब सर्च कर पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। आप रो भी सकते हैं कि राजनीतिक पत्रकार आपको मूर्ख बना गए। कैसे कैसे माहौल बनता था कि दिवाली के बाद हो सकता है बीजेपी का अध्यक्ष, अमेरिका से लौटते ही मिल सकता है बीजेपी को नया अध्यक्ष, पीएम की मीटिंग मोहन भागवत से, संघ की यहां मीटिंग, शाह की वहां मीटिंग। इस तरह की खबरों से माहौल बनाया जाता रहा। लेकिन नाम लेकर जिस तरह से खट्टर के अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं चली हैं, उससे खट्टर साहब को भी यकीन नहीं हुआ होगा कि वाकई अध्यक्ष बन सकते हैं। जहां राजनीति होती है वहां दावेदारी होती है, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। क्या बीजेपी के भीतर अब किसी चीज के लिए कोई दावेदार नहीं? महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई हैं? या जो कृपा बरस रही है, कौन बरसा रहा है? मोदी राज में पत्रकारिता को सूत्रों के हवाले यानी आउटसोर्स कर दिया गया। इसीलिए नितिन नबीन के दावेदारों या उनके चुने जाने से किसका चेहरा बुझ गया, इसकी जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि नए अध्यक्ष का फैसला उसी सूत्र ने किया है जिसकी दी गई झूठी जानकारियों को गोदी मीडिया सच बनाकर देश को भरमाता रहा है। आज वह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भरमा रहा है। तरह तरह की थ्योरी चल रही है। कहीं लिखा जा रहा है मोदी और शाह दिखाना चाह रहे हैं उन्हें आरएसएस की सहमति की अब जरूरत नहीं। जेपी नड्डा ने भी तो कहा था आरएसएस की अब वैसी जरूरत नहीं। तो क्या नड्डा की जगह नितिन नबीन को लाकर मोदी और शाह ने यह साबित कर दिया? कहीं छप रहा है आरएसएस भी इस चयन से सहमत थी। कोई लिख रहा है कि बिहार चुनाव में एक ही टिकट दिए जाने से कायस्थ समाज नाराज था, इसलिए अब नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी अपने कोर फॉरवर्ड वोटर को संदेश दे रही है। लेकिन कुछ दिन पहले तक तो खबरें छप रही थी कि ओबीसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब कायस्थ समाज का एंगल ला दिया गया है। परिवारवाद पर तो बात ही नहीं हो रही। यह अच्छा भी है। नितिन नबीन के पिता भी विधायक थे बीजेपी से और बड़े नेता थे। उनके निधन के बाद नितिन नबीन को टिकट मिला। जिस सीट से जीतते रहे वह एक जाति विशेष के प्रभाव वाली सीट बताई जाती है। बीजेपी का परिवारवाद थोड़ा अलग है। यहां तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं माने जाते। कभी आप उनके वीडियो को देखिएगा जो सोशल मीडिया में आपको मिलेगा, पता नहीं चलेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नेता हैं या महाराजा हैं। जिस तरह से लोग उनके सामने नतमस्तक होकर झुकते हैं, उससे किसी को भी लगेगा कार्यकर्ता भी उनके सामने उन्हें महाराजा कहता है, समझता है। उनके समर्थक जो रील बनाते हैं वो गोविंदा की एक पीटी हुई 3rd क्लास फिल्म महाराजा का गाना बैकग्राउंड साउंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आलोचना इन सब की नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी में
सभी गुण मौजूद हैं, अवगुण केवल विपक्ष में है, यह मान लिया गया है। तभी तो लक्ष्मी की कृपा बरसी है और साधारण कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। जब नितिन नबीन का बीजेपी मुख्यालय में स्वागत हो रहा था, तब क्या आपने नोट किया सबके चेहरे पर नए अध्यक्ष के आने की खुशी ज्यादा है या हैरानी ज्यादा है? कौन आ गया? इन तस्वीरों को देखते हुए साथ ही फिल्म का गाना याद आ गया। उसे हम यहां प्ले नहीं कर सकते, मगर आप अपने कानों में इसकी कल्पना कर सकते हैं। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। वैसे बीजेपी ने अपने इस अभिनंदन वीडियो पर कोई संगीत नहीं डाला, नेचुरल साउंड तक नहीं है, पूरा वीडियो म्यूट है। क्या ऐसा कुछ उल्लास दिख रहा है या कक्षा में साल के बीच में ट्रांसफर लेकर कोई नया छात्र आ गया जिसे देखकर सब हैरान हैं, दोस्ती होगी या नहीं? सब इस तरह से गुलदस्ता दे रहे हैं जैसे टीचर ने कहा हो, सब चलो नए छात्र को हेलो बोलो। नितिन नबीन को इतना एहसास तो होगा कि इस पार्टी में कब कौन छोटा हो जाता है, कब छोटा बड़ा हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन यह पता चलता है कि छोटा करने और बड़ा करने का यह खेल दो बड़ों का बिछाया हुआ है। नितिन नबीन से पहले यूपी बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। उस वक्त तक किसी को हवा नहीं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन पर फैसला हो चुका है। और यूपी में जैसे ही कुछ नया होता है, योगी को हटाए जाने का विश्लेषण चालू हो जाता है। पार्टी की अंदरूनी राजनीति में योगी कब और कैसे फिक्स किए जाएंगे, इसके विशेषज्ञ आपको गोदी मीडिया में खूब मिलेंगे। और वही गोदी मीडिया जब यूपी सरकार से विज्ञापन लेना होता है, तब योगी योगी करने लग जाता है। खैर, योगी को हटाए जाने की राजनीति को लेकर हमने खूब खबरें देखी, चर्चाएं सुनी, एक वीडियो भी बनाया, लेकिन योगी अभी तक हटे नहीं। आपको याद होगा AK शर्मा को लेकर कितनी चर्चाएं चलती थी कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे और फिर योगी का पत्ता साफ होगा। पंकज चौधरी के बारे में भी लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर गए तो गोरखनाथ मंदिर नहीं गए, पंकज चौधरी के घर पैदल चलकर गए। जुलाई 2023 की यह घटना है। इन खबरों को पढ़कर यही लगता है कि पंकज चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के कारण बने। किसी ने यह नहीं लिखा कि पंकज चौधरी और योगी के बीच आत्मीय संबंध भी हैं। क्या गोरखपुर में पंकज चौधरी योगी को चुनौती दे सकते हैं? सीरियसली, इस एक सवाल का जवाब दीजिए। यह बात आप दिल्ली में कह सकते हैं, गोरखपुर में मत कहिएगा, लोग हंस देंगे। विश्लेषणों में किससे गढ़े जा रहे हैं, संदर्भ बनाए जा रहे हैं। पंकज चौधरी को प्रधानमंत्री से इस तरह से जोड़ा जा रहा है ताकि योगी से दूरी दिखाई दे, मगर कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता कि योगी की कुर्सी जाने वाली है। वैसे योगी की कुर्सी वो कुर्सी है जो मिलने के दिन से जा रही है, आज तक नहीं गई। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच मोदी जाकर कह देते हैं, लोकसभा चुनावों के बीच, योगी मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में पोस्टर पर एक ही चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाते जाते उस पोस्टर पर एक और चेहरा लग जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनके साथ गलियारे में चलते हुए फोटो डाला जाता है और सारी बात इधर से उधर हो जाती है। योगी को हटाए जाने की चर्चा खत्म हो जाती है। पंकज चौधरी का चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, कोई विरोध में खड़ा नहीं हुआ। प्रस्तावकों ने ही अपनी तरफ से लोकतंत्र की भूमिका निभा दी। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद बाकी का काम गोदी मीडिया कर रहा है। नितिन नबीन कैसे अध्यक्ष साबित होंगे, इस पर लिखने से पहले जरा चुनाव आयोग की तरफ भी देखिए। उसकी मेहनत को कम मत कीजिए। 10,000 के उस फंड को भी देख लीजिए। चुनाव से पहले खाते में 10-10 हजार रुपए भेजने की राजनीति को भी देख लीजिए। नितिन नबीन को ऐसी पार्टी नहीं मिली जिसे गड्ढे से खींचकर हाईवे पर लाना है। आज तमाम संस्थाओं को ध्वस्त करने के बाद, विपक्ष और सवालों के खड़े होने की हर संभावना को मिटा देने के बाद के हालात में नितिन नबीन को एक ऐसी विजेता पार्टी मिली है जिसे अब अध्यक्ष के रूप में किसी नायक की तलाश नहीं है। उसका इंतजार खत्म हो चुका है। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा नजर आए। पावर पॉलिटिक्स के गेम में खाली कुर्सियां अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हर कुर्सी में पावर नहीं होता है।
बाकी सरदार पटेल की अंतिम यात्रा में नेहरू नहीं गए, इसे लेकर इस साल भी झूठ बोला गया, अगले साल भी बोला जाएगा। चाहे आप लाखों बार वीडियो दिखा दें कि सरदार पटेल की अंतिम यात्रा में नेहरू दिख रहे हैं, इस झूठ के साथ राजनीति करने वाली बीजेपी को कोई सत्यवान नहीं मिला है, नया गाड़ीवान मिला है। हांको ना हांको गाड़ी चलती रहेगी, चला कोई और रहा है। हमारा वीडियो देखा कीजिए। अब इस तरह से बातें कहने वाले इस देश में कहां बचे हैं। ऐसा ना हो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उम्मीद भी मुझी से लग जाए। वैसे ऐसे होना तो नहीं चाहिए। दिल्ली की हवा इस साल साफ नहीं होगी। खुद से किया गया मेरा यह दावा सही साबित हुआ है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।